हेलो बेटा, लास्ट क्लास में हमने फंक्शन ऑफ आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ा था। वो हमारा पार्ट 1 था। आज हम पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई। हमारे देश के सेंट्रल बैंक का नाम है आरबीआई। आपको बता दूं बेटा, एक कमर्शियल बैंक भी है जिसका नाम सेंट्रल बैंक है। आप उससे कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। अगर कहीं पर, हालांकि अभी मर्ज हो जाएगा, अगर कहीं पर आपको ये बैंक लिखा मिलता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो आप उसको आरबीआई मत मानिएगा। ठीक है, आरबीआई के बहुत लिमिटेड ऑफिसेस हैं। मेन तो 4 इसके क्वार्टर्स हैं, जो कि हमारे 4 मेट्रो सिटीज़ हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। यहाँ पे हैं इनके ऑफिसेस। तो एक मेन गवर्नर होता है जो कि मुंबई के आरबीआई में बैठता है, और बाकी सभी के भी गवर्नर होते हैं, लेकिन उनके पास उतनी अथॉरिटी नहीं होती जितनी मुंबई वाले गवर्नर के पास होती है। तो आप कह सकते हो कि हेडक्वार्टर ऑफ द आरबीआई इज़ इन मुंबई, महाराष्ट्र। तो ये वहाँ पे है। चलिए, हम लोग फंक्शन पढ़ रहे थे। 2 फंक्शन हमने पढ़ लिए थे कि करेंसी इशू करता है, वो पढ़ लिया था, और ये बैंकर्स टू द गवर्नमेंट है, मतलब गवर्नमेंट है उसके बहुत सारे काम करता है, एडवाइजरी, बैंकर, एजेंट, सब हमने पढ़ लिया था। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे अब। थर्ड फंक्शन, जो हमारा थर्ड फंक्शन है, उसको बोलते हैं बैंकर टू द बैंक्स। अब ये बैंक्स क्यों बोल रहा है? क्योंकि इसमें एसबीआई भी आएगा, इसमें पीएनबी भी आएगा, इसमें आईसीआईसीआई भी आएगा, इसमें एक्सिस बैंक भी आएगा। बहुत सारे बैंक हैं जिनके नाम हम लोग सुनते हैं, सब इसके अंदर आएगा। वो कह रहा है ये जो बैंक है ना आरबीआई, ये बैंकर है बाकी बैंक्स के लिए भी, मतलब उनके लिए भी ये काम करता है। देखिए बेटा, होता क्या है कि जितने भी पैसे आप इसमें डिपॉजिट कराते हो ना, एसबीआई में, पीएनबी में, मतलब अगर हमारे अकाउंट है एसबीआई में, पीएनबी में, हम लोग यहाँ पैसे डिपॉजिट करा के आते हैं, बाद में विड्रॉ भी कर लेते हैं उसको एटीएम वगैरह से। तो जितना अमाउंट हम लोग यहाँ डिपॉजिट कराते हैं, उस डिपॉजिट अमाउंट का कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट इस कमर्शियल बैंक को आरबीआई को सबमिट कराना होता है। रूल है बेटा ये, बाद में डिटेल में भी बताऊंगा आगे के क्लासेस में। अभी के लिए समझ लो, कमर्शियल बैंक को बेटा, अगर मैं आज यहाँ पे 1000 रुपये जमा करा के आऊँ ना एसबीआई में, तो एसबीआई उस 1000 रुपये में से कुछ ना कुछ 50-100 रुपये पक्का आरबीआई के पास जमा कराएगा। जितनी भी डिपॉजिट इसके पास होती है बेटा, उसका ये कुछ ना कुछ परसेंटेज, हालांकि ये परसेंटेज 3 से 4% ही होता है, वो अमाउंट ये यहाँ सबमिट करा के आएगा। पक्का गारंटेड है कि यहाँ पे सबमिट करा के आएगा आरबीआई के पास। करा के मतलब बाय हैंड नहीं जाएगा, ठीक है। इन सब का अकाउंट एसबीआई, पीएनबी, आईसीआई, इन सब का अकाउंट आरबीआई के अंडर होता है बेटा। तो वहाँ पे उस अकाउंट में ये लोग डिपॉजिट करा देंगे उस पैसे को। ये रूल है बेटा, इनको कराना होता है। उसी को हम लोग सीआरआर भी बोलते हैं। अभी मैं उस टर्म पे नहीं जाऊँगा, ठीक है। उसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट क्लासेस में बात करेंगे। तो देखिए, आरबीआई कंट्रोलर है बेटा सभी का। एसबीआई, पीएनबी, सब जो हैं, इन सब के ऊपर कंट्रोल होता है आरबीआई का। इसलिए बोलते हैं बैंकर्स टू द बैंक्स, मतलब ये बैंकर्स है बैंक के लिए भी। अच्छा, अगर मान लीजिए एसबीआई बैंक के पास 5000 करोड़ रुपए हैं, लेकिन एक जियो कंपनी से लोन लेना चाहती है एसबीआई से, वो लेना चाहती है मान लीजिए 12000 करोड़ का, तो अभी भी 7000 करोड़ और पैसा होना चाहिए ना एसबीआई के पास। एसबीआई के पास तो सिर्फ 5000 करोड़ रुपए हैं, लेकिन जो जियो कंपनी है वो लोन चाहती है 12000 करोड़ का। तो इस केस में अब एसबीआई ये पैसा उठा लेगा आरबीआई से। मतलब आप सोचिए बेटा, आरबीआई जो है वो लोन भी देता है, एसबीआई, पीएनबी, आईसीआईसीआई, इन सब को लोन देता है। फ्री में नहीं देगा बेटा, ये लोन देगा। मतलब पैसे का हिसाब तो ये सब आपस में करते हैं, कोई किसी की फ्री में मदद नहीं करता। तो वो चीज़, तो अब देखिए, एसबीआई के पास 5000 करोड़ थे, लेकिन लोन देना पड़ रहा है 12000 करोड़,
तो अब मना तो करेंगे नहीं, 7,000 करोड़ और है वो SBI RBI से उठा लेगा लोन पे। लेकिन इस तरीके से उठाएगा बेटा कि जैसे यहाँ से 4% इंटरेस्ट पे ले लिया इसने, यहाँ से 4% इंटरेस्ट पे ले लिया और आगे 8% इंटरेस्ट पे लोन दे दिया, तो इसको तो बेनिफिट ही है, क्या दिक्कत है। वहाँ तो 4% पे करना है और यहाँ से 8% रिसीव होगा, तो इसे कोई दिक्कत नहीं है, पूरा मैकेनिज्म करके चलता है। ये फंक्शन है बेटा इसका, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। तो मैंने आपको काम बता दिया बेटा। सबसे पहले तो रिज़र्व में रखता है SBI कुछ अमाउंट RBI के पास अपने डिपॉजिट का, ये पॉइंट नंबर 1 था। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर SBI को लोन चाहिए तो RBI उसको लोन दे देता है, ये पॉइंट नंबर 2 है। और पॉइंट नंबर 3 ये है बेटा कि RBI सभी बैंक्स को कंट्रोल करता है और ये लोन भी सभी को देता है, तो ये सभी बैंकिंग सिस्टम को, पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल भी करता है। तो ये 3 बातें यहाँ पे हमारे सामने आ गई हैं। एक बार देखिए, फटाफट हम बुक में देख लेते हैं। ये देखिए बेटा, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, तो उसमें पहला है देखो, कमर्शियल बैंक रिक्वायर टू कीप ए पार्ट ऑफ देयर डिपॉजिट विद सेंट्रल बैंक। तो मैंने कहा था बेटा कमर्शियल बैंक को, मतलब SBI PNB इन सब बैंक्स को, इनके पास जितना भी पैसा पब्लिक जमा कराती है उसका कुछ हिस्सा इन्हें RBI के पास सबमिट कराना होता है इन द फॉर्म ऑफ कैश, ठीक है। और मैंने कहा था बेटा SBI PNB इन सब का बैंक अकाउंट है RBI के पास, जैसे हमारा SBI में है, PNB में है, वैसे ही इनका बैंक का भी बैंक अकाउंट है किसी और के पास, मतलब RBI के पास। द सेंट्रल बैंक इज़ द कस्टडियन ऑफ कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक। तो भाई ये अपनी कस्टडी में रखता है जितना भी पैसा SBI और ये जमा कराते हैं RBI के पास। द सेंट्रल बैंक यूजेस दीज रिजर्व्स टू मीट द कैश रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिविजुअल कमर्शियल बैंक। और बेटा ये जितना भी पैसा जमा होता है, इसी पैसे से ये, जैसे पैसा तो जमा सभी का होगा, एक्सिस बैंक का भी होगा, ठीक है। कमर्शियल बैंक तो मैंने बताया था बेटा, पहले तो 21 थे, अब तो फिर भी 12 हो गए हैं। ये सभी बैंक पैसा जमा कराते हैं RBI के पास, और फिर RBI क्या करता है, इसी पैसे में से किसी भी बैंक को अगर ज़रूरत है ना तो लोन दे देता है, मतलब किसी भी इंडिविजुअल कमर्शियल बैंक की जो नीड्स है उनको पूरा करता है। आगे मैंने बताया था बेटा, सुपरवाइज करता है, रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है कमर्शियल बैंक को। जैसे सुपरविज़न के लिए ये लाइसेंस वगैरह देता है, ब्रांच को बढ़ा सकते हो नहीं बढ़ा सकते हो, मैनेजमेंट कैसे करोगे, 2 बैंक को मर्ज करना है तो SBI बताएगा, ठीक है। तो ये सब, अगर किसी बैंक को बंद करना है तो वो भी SBI बताएगा। आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है बेटा किसी भी काम को करने की। चलिए, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं। देखिए बेटा, फंक्शन नंबर 4 है हमारा, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। अब ये क्या है बेटा, लेंडर होता है लोन देने वाला, और लास्ट तो आप समझते हो बेटा कि जब लोन कहीं से भी ना मिले तो जो लास्ट में जिस पर्सन से मिलेगा वो हो गया लास्ट लेंडर हमारा। बेटा जब भी SBI PNB किसी भी कमर्शियल बैंक को जब लोन की ज़रूरत होती है ना, मतलब ये घाटे में चल रहे होते हैं भाई, तो इन्हें भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। कई बार बेटा ये लॉस में भी चलते हैं, तो इन्हें भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो जब इन्हें पैसे की ज़रूरत पड़ती है बेटा, तो इन्हें अगर कहीं से भी लोन ना मिले तो फाइनली लास्ट में इन्हें लोन मिल जाता है RBI से। इसीलिए RBI को बोलते हैं बेटा लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। मतलब जब किसी कमर्शियल बैंक को कहीं से भी लोन नहीं मिलेगा तो फाइनली लास्ट में इसको जो लोन है वो मिल जाएगा, वो भी चीपर रेट पे, ताकि ये बैंक डूबे ना, इंसॉल्वेंट ना हो, रिकवर कर जाए, ठीक है। कोई भी बैंक बंद ना हो बेटा, गवर्नमेंट को पता है ना अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी, तो इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि कोई भी बैंक बंद ना हो। तो ये चीज़ हो रहा है, तो इस चीज़ के लिए लास्ट में जो लोन इन्हें मिलता है वो मिलता है RBI से, इसलिए बोलते हैं लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। ये किसके बारे में बोला गया है, RBI के बारे में बोला गया है कि RBI लास्ट लेंडर होता है किसी भी कमर्शियल बैंक के लिए। और ये मर्ज क्यों हो रहे हैं बेटा कमर्शियल बैंक, उसका रीज़न ये है कि बेटा जैसे मान लीजिए बहुत छोटे छोटे बैंक थे बेटा, यूको बैंक और ये सब बैंक, देना बैंक, ये सब, तो ये बैंक ना अच्छे से काम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इन बैंकों के बारे में पब्लिक को ज़्यादा पता नहीं था, जैसे हमें भी नहीं पता, आप सबको भी नहीं पता। तो इन बैंक के बारे में हमें पता नहीं था, हमारा बैंक अकाउंट इनमें ज़्यादा होता नहीं था, तो हम लोग पैसे भी नहीं देते थे इनको,
तो बेटा ये काम ही नहीं कर पा रहे थे अच्छे से, इनके खर्चे इतने ज़्यादा थे और इनकम का सोर्स था नहीं कुछ, क्योंकि पब्लिक इतना ज़्यादा इनको जानती नहीं थी। लेकिन SBI PNB ये सब प्रॉफिट में चल रहे थे। तो गवर्नमेंट कह रही है कि यार SBI आप एक काम करो, इसको भी अपने में मिला लो। जैसे ही इसके बाहर का बोर्ड चेंज हो जाएगा और ये SBI हो जाएगा, और फिर SBI को तो लोग जानते हैं, बैंक में पैसे आने शुरू हो जाएंगे, इसकी अर्निंग होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक बात बन जाएगी। बैंक को बंद नहीं कर रहे हम लोग, बस ये है कि इसकी ब्रांच का नाम चेंज हो जाएगा, SBI हो जाएगा वो। ऐसे ही बेटा बहुत कई बैंकों को PNB में मिला दिया, बैंक ऑफ बड़ौदा में मिला दिया। तो बहुत सारी चेंजेस अब गवर्नमेंट कर रही है। आई होप कि आपको ये चीज़ पता चल गई होगी। चलिए एक बार ये फंक्शन हम लोग बुक में देख लेते हैं। देखिए बेटा, द सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट व्हेन ए कमर्शियल बैंक फेल्स टू मीट द ऑब्लिगेशन ऑफ इट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम ऑल इट्स सोर्सेज। मतलब जितने भी पैसे इसके पास पब्लिक ने जमा कराए थे, जब ये उनको वापस नहीं कर पाती और इंसॉल्वेंट होने की कगार पे आ जाता है बैंक, मतलब घाटा हो जाता है इसको, तो इट कैन फाइनली अप्रोच द सेंट्रल बैंक। तो ये फाइनली RBI के पास पहुंच जाता है और कहता है द सेंट्रल बैंक कम्स टू इट्स रेस्क्यू एंड गिव लोन्स। और फिर सेंट्रल बैंक उसको बचाने की कोशिश करता है और उसको लोन देता है। दैट इज़ वाई द कमर्शियल बैंक इज़ कॉल्ड लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। मतलब पहले तो आप लोग भाई अपनी जान खुद बचाने की कोशिश करो, नहीं बचा पाए तो आ जाना मेरे पास मतलब सेंट्रल बैंक के पास, वो फिर आपको लोन वोन दे के आपको बचा लेगा। तो वही चीज़ है, आगे कह रहा है सेंट्रल बैंक गिव्स लोन टू दीज बैंक अगेंस्ट द अप्रूव्ड सिक्योरिटी एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बेटा इसके लिए वही है ना, जैसे हम लोग बैंक से लोन लेते हैं तो हमें भी कुछ गिरवी रखना पड़ता है, जैसे घर के पेपर गिरवी रख दी, रजिस्ट्री, तब जाके होम लोन मिल गया। तो वही है बेटा, इन बैंक्स को भी कुछ ना कुछ सिक्योरिटी वगैरह इनके पास रखनी पड़ती है RBI के पास, तब जाके इनको लोन मिल जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बेटा, नेक्स्ट फंक्शन है हमारा क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग, कुछ साफ़ सफाई नहीं नज़र आ रही बेटा, मतलब कुछ भी गड़बड़ होगा तो हम लोग साफ़ सफाई कर लेंगे अच्छे से। हाउस मतलब समझ में आ ही रहा आपको। देखो बेटा, ये पूरा एक परिवार है, जैसे ऊपर बैठा है RBI भाई हेड की तरह, फिर इसके नीचे आ गया भाई SBI, ये इनके मान लो बेटा बेटा बेटी हैं। फिर यहाँ PNB आ गया, यहाँ एक्सिस बैंक आ गया, यहाँ फिर ICICI बैंक आ गया। अब बेटा एक बात बताओ, जैसे दो भाई भाइयों में आपस में झगड़ा हो जाए तो ऊपर जो हेड है वही तो करवाएगा यार, यही तो डांट के और कैसे भी करके इनको यही तो रोकेगा और कहेगा भाई झगड़ा मत करो। तो ऐसा ही बैंक्स के मामले में है बेटा, जब कोई भी डिस्प्यूट हो जाए इन बिटवीन SBI एंड PNB, तो उसको जो रिजॉल्व कराने का काम है वो करता है आपका RBI। मतलब कोई भी डिस्प्यूट हो गया तो उसको सही कराने का काम करेगा RBI, यही इसको कंट्रोल करेगा। इसी को बोलते हैं बेटा क्लियरिंग हाउस फंक्शन। मतलब अगर कोई भी डिस्प्यूट हुआ तो उसको सॉल्व कराने का काम, उसकी जो जिम्मेवारी है वो RBI की है। मान लीजिए बेटा कोई ट्रांजैक्शन हुई 100 करोड़ की, तो PNB कह रहा है यार हमारे पास पैसे नहीं आया, SBI कह रहा है जी हमने भेज दिए। तो बेटा इन सब के अकाउंट, बैंक अकाउंट RBI के पास है ना, RBI के पास सबके SBI PNB इन सब के बैंक अकाउंट्स हैं बेटा, तो ये अपने आप सेटलमेंट करा देता है ऊपर से। ये कुछ कुछ ऐसा है बेटा कि ये हेड है तो सारी प्रॉपर्टी इसी के पास है, अगर प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट हुआ तो ये कहेगा अच्छा मैं करा देता हूँ सेटल, तो ये करा देगा बेटा RBI सेटल। इसी को बोलते हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शन। एक मैं लास्ट और बता देता हूँ बेटा, फिर इकट्ठा पढ़ाऊँगा इसको। ये लास्ट है हमारा कस्टडियन ऑफ नेशनल या नेशंस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अच्छा बेटा देखो, हम लोग बैंक में सेविंग करते हैं ना, पैसा बचाते हैं ना, बैंक में सेविंग करते हैं, इसी सेविंग को रिजर्व बोलते हैं। अब देखो हम लोग पैसा बचाते हैं रुपीस, क्योंकि हमारा जो सारा सेल परचेज होता है
वो सारा रुपीज़ में होता है, और सेल परचेज करने को ही बोलते हैं बेटा एक्सचेंज। लेकिन जो फॉरेन नेशन से जो हमारा होता है ना बेटा सेल परचेज, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए मनी की ज़रूरत नहीं पड़ती बेटा, डॉलर्स की ज़रूरत पड़ती है मोस्टली, मतलब फॉरेन करेंसी की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे हम लोग सेविंग करते हैं ना, ऐसे ही बेटा डॉलर्स की सेविंग आरबीआई करता है। आरबीआई के पास डॉलर्स का रिजर्व होता है, क्योंकि डॉलर फॉरेन एक्सचेंज है बेटा, फॉरेन से जो सेल परचेज करोगे उसमें काम आता है, तो उसके लिए सेविंग्स हैं ये रिजर्व्स हैं। तो मैंने कहा था बेटा जैसे कमर्शियल बैंक, एसबीआई, पीएनबी, ये भी कुछ पैसा आरबीआई के पास जमा कराते हैं, तो ये कस्टडियन था इनके डिपॉजिट्स का। लेकिन आरबीआई कस्टडियन होता है बेटा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के डिपॉजिट्स का भी, मतलब इसके पास डॉलर भी मिल जाएगा आपको, चाइनीज़ करेंसी का रिजर्व भी मिल सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन सबसे ज़्यादा डॉलर का रिजर्व मिलेगा। ठीक है बेटा, अभी हमारे पास काफ़ी रिज़र्व जो है हमारे बढ़ गए हैं, कभी डिटेल में बताऊंगा उसके बारे में। ठीक है, बहुत सारे रिजर्व्स हैं हमारे पास। तो ये चीज़ बेटा, तो कस्टडियन है नेशनल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, मतलब डॉलर्स में सेविंग है आरबीआई के पास। बैंक गवर्नमेंट को जब भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे अभी राफेल ख़रीदा है, तो उसकी पेमेंट भी अपना आरबीआई ही कर रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। एक बार लास्ट में बुक में देख लेते हैं। ये देखिए बेटा, क्लियरिंग हाउस में मैंने बताया था कोई भी डिस्प्यूट है तो वो सॉल्व करा देगा आरबीआई एज द कस्टडियन ऑफ द कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक। ठीक है, द सेंट्रल बैंक एक्ट एज द क्लियरिंग हाउस ऑफ दीज बैंक सिंस ऑल बैंक्स हैव देयर अकाउंट्स विद सेंट्रल बैंक। मैंने कहा था सभी बैंक का अकाउंट सेंट्रल बैंक के पास होता है, मतलब आरबीआई के पास। द सेंट्रल बैंक कैन ईजिली सेटल द क्लेम ऑफ वेरियस बैंक्स अगेंस्ट ईच अदर, मतलब अगर कोई भी क्लेम है एक दूसरे का, एसबीआई 100 करोड़ का क्लेम कर रहा है आरबीआई पे, इस पे पीएनबी पे, तो वो सेटल करा देगा सबका सब अपना आरबीआई, बॉस है ऊपर बैठा है आराम से। तो सिंपली बाय बुक एंट्री ऑफ ट्रांजेक्शन फ्रॉम एंड टू देयर अकाउंट्स, और ये सारी सेटलमेंट क्योंकि सबके अकाउंट ऊपर हैं इसके पास आरबीआई के पास, तो उन्हीं अकाउंट से सेटलमेंट करा देगा। और इसी सेटलमेंट मेथड ऑफ सेटलमेंट को बोलते हैं बेटा क्लियरिंग हाउस फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। आगे देखो, कस्टडियन मतलब सेंट्रल बैंक इज द कस्टडियन ऑफ नेशनल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। द सेंट्रल बैंक मेंटेन्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इन ऑर्डर टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड एंड स्टेबलाइज एक्सचेंज रेट। तो बेटा ये डॉलर्स का जो है रिज़र्व रखता है, और रिज़र्व रखने का मकसद ये होता है कि अगर आज $1 70 रुपये के बराबर है तो वो 70 रुपीज़ के बराबर ही रहे और ज़्यादा ना बढ़े। ठीक है, और इसकी डिटेलिंग हम लोग पढ़ेंगे बेटा, लास्ट चैप्टर है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट, वहाँ पे पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। टॉपिक फिनिश हो गया है बेटा। ये फंक्शंस ऑफ आरबीआई हैं, सेंट्रल बैंक ज़रूर आता है बेटा इसमें से बोर्ड में एग्ज़ाम में, इस साल भी आया था। ठीक है, 6 पॉइंट्स हैं, 6 में से 1 या 2 पॉइंट एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं 3 to 4 मार्क्स में। चलिए, आई होप कि आपको इसको अच्छे से आपने समझ लिया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।